नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो को देखने के लिए। यह वीडियो सीबीएसई की कक्षा 11वीं के हिंदी ऐच्छिक पाठ्यक्रम से संबंधित है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं एक तालिका। इसका शीर्षक है हिंदी पाठ्यक्रम की रचनाओं और रचयिताओं के महत्वपूर्ण विवरण। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस तालिका में क्या जानकारी है, यह जानकारी किस तरह उपयोगी है, इस जानकारी की क्या विशेषता है, किस तरह से हम इस जानकारी का अधिक से अधिक फ़ायदा ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं और ये तालिका आपको मिलेगी कैसे। तो आइए जानते हैं इस तालिका के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, आपने महसूस किया है कि स्कूली जीवन की अंतिम कक्षाओं में हिंदी में सबसे कठिन जो दो चीज़ें हैं, उनमें एक है साहित्यिक परिचय। विद्यार्थी साहित्यिक परिचय को साल भर याद भी करने की कोशिश करते हैं, समझते भी हैं, उसके बावजूद पेपर में इतना अच्छा उत्तर नहीं लिख पाते। इसमें सबसे ज़्यादा कठिनाई वाला हिस्सा होता है उनके साहित्यिक योगदान को समझना और लिखना। समझने के बावजूद उसको लिखने में उन्हें कठिनाई महसूस होती है, असरदार नहीं लिख पाते हैं। जो दूसरा क्षेत्र है कठिनाई का, वो होता है व्याख्या के प्रश्न में विशेष लिखना। आप जानते हैं कि व्याख्या के प्रश्न को 4 हिस्सों में बांटकर लिखा जाता है: संदर्भ, प्रसंग, सरलार्थ और विशेष। विशेष के भी 2 हिस्से होते हैं, एक भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। तो जो सबसे कठिन चीज़ें हमें लगती हैं वो है एक तो साहित्यकार का साहित्यिक योगदान और दूसरा विशेष के अंतर्गत भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। विद्यार्थी इसको लिखने के लिए अपने अंदाजे से कुछ न कुछ बना के लिख भी देते हैं, भले ही उन पंक्तियों में वे विशेषताएं हो या ना हो, पर उन्होंने जो रटी रटाई चीज़ें या उनको जो भी याद आता है वो लिख देते हैं कि इसमें प्रतीकात्मकता है, इसमें छायावाद की बातें हैं, भले ही उसमें हो या ना हो। तो इन चीज़ों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन समस्याओं को दूर कैसे कर सकते हैं और उसमें ये तालिका हमें क्या मदद कर सकती है, आइए देखते हैं। पहले देखते हैं इस तालिका में क्या क्या जानकारी है। इस तालिका में कुल 10 पॉइंट हैं, 1 से लेकर और 10 तक बिंदु हैं। पहला जो है उसमें रचना का नाम है। आप देखिए यहाँ पर शुरुआत में गद्य खंड की द्वितीय सत्र में जो रचनाएं हैं उनके नाम हैं, जैसे गूंगे है, ज्योतिबा फुले है, खाना बदोश है। उसके बाद फिर काव्य खंड शुरू हो जाता है, काव्य खंड की रचनाओं के नाम हैं। ये पहला है, पहला पॉइंट में सभी रचनाओं के नाम हैं। दूसरे में है कि वो रचना गद्य है या पद्य है, तो ये लिखा हुआ है इसके अंदर, सभी के आगे लिखा हुआ है गद्य है या पद्य है। तीसरा जो पॉइंट है वो इसकी विधा बताता है। विधा बताने का मतलब है कि ये जो रचना है ये गीत है, कहानी है, नाटक है या जीवनी है, किस तरह की ये रचना है। चौथा इसमें जो पॉइंट है वो है मुख्य विषय। यह जो रचना है, ये जो पाठ है, ये किस बारे में है, इसका मुख्य विषय क्या है, इसकी थीम क्या है, ये बताता है ये चौथा पॉइंट। पूरा पाठ पढ़ने के बावजूद और उसे समझने के बावजूद अगर विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि बताइए यह पाठ किस बारे में है, तो उन्हें बताने में कठिनाई होती है। तो यही जो समस्या है, इसके लिए ये पॉइंट लिखा गया है। यह जो चौथा पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किस काम में है? अगर आपने जो प्रश्न उत्तर याद किए हैं पाठ के, अगर उनसे अलग कोई प्रश्न आ जाता है तो ऐसे में आप उसको लिख तो देते हैं, बना बना के लिखते हैं, लेकिन अगर आप पाठ की मूल भावना को समझते हैं तो आपका जो बनाया हुआ उत्तर है वो ज़्यादा असरदार होगा। उसमें ये चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ की मूल भावना को समझने में ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो पाठ की मूल भावना को समझने के बाद आप अपनी तरफ से जो उत्तर बनाकर लिखेंगे वो बेहतर होगा, असरदार होगा। यहाँ तक हुई पाठ की बातें। अब आगे है 5 से लेकर 10 तक रचनाकार की महत्वपूर्ण बातें। रचनाकार का नाम क्या है, जैसे रांगे राघव है। उसके बाद है कि रचनाकार किस विचारधारा के हैं या किस विचारधारा से प्रभावित थे या किस दर्शन से प्रभावित थे,
या उनकी रचनाओं का मुख्य विषय क्या रहा है, किस बारे में उन्होंने ज़्यादातर रचनाएं करी हैं, ये उनका छठा है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सातवां है रचयिता का काल। इसके अंदर सभी रचनाकारों के बारे में 3 बातें लिखी गई हैं। पहला तो ये कि उनका जीवन काल कब से कब तक रहा, कब उनका जन्म हुआ और कब तक जीवित रहे। वैसे तो सभी व्यक्तियों का जीवन और मृत्यु का कोई ना कोई वर्ष होता है, तो अगर ये याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं, हम मोटे तौर पर याद रख सकते हैं कि किस सदी में हुए, ठीक है। और अगर ये भी याद ना रहे तो हम ये ध्यान रख सकते हैं कि ये आधुनिक काल के हैं या मध्यकाल के हैं या आदिकाल के हैं। ये आपको याद आसानी से रह जाएगा। जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है उसको दूसरे रंग से हाईलाइट कर दिया गया है। आप ये देख सकते हैं अलग अलग कवियों, अलग अलग रचनाकारों के बारे में महत्वपूर्ण बातों को दूसरे रंग से हाईलाइट किया गया है, ताकि कुछ भी याद न रहे तो कम से कम हाईलाइट किया हुआ आसानी से याद रह जाए। उसके बाद 8वां पॉइंट है रचयिता की अन्य प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। ये अन्य प्रमुख रचनाएं पाठ के आगे जो साहित्यिक परिचय लिखा होता है वहीं से देखकर लिखी गई हैं। 9वां है कि उनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार क्या है, किस लिए वो प्रसिद्ध हैं, या उनको कौन से पुरस्कार और सम्मान मिले। इनसे हमें ये अनुमान हो जाता है कि हिंदी साहित्य में ये जो साहित्यकार हैं इनका स्थान कितना महत्वपूर्ण है। और अगला है 10वां पॉइंट है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें 4 पॉइंटों में दोनों ही समस्याओं को ध्यान में रखकर लिखी गए हैं चारों पॉइंट। इसमें जो शुरुआती यह जो पॉइंट हैं ये उस साहित्यकार के साहित्यिक योगदान के बारे में भी बताते हैं, साथ ही विशेष में लिखने के जो पॉइंट होते हैं उनके लिए भी बताते हैं। विशेष को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। इसके शुरुआती 2 पॉइंट ये बताते हैं कि उनकी रचनाओं में क्या विशेषता है, उनके लेखन में किस चीज़ को ज़्यादा बल दिया गया है और उनका योगदान क्या है। शुरुआती 2 पॉइंट उनके लेखन के विषय में बताते हैं। अगले 2 पॉइंट हैं जो 3 और 4, वो उनकी शैली और शिल्प के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से ये उनके साहित्यिक योगदान को भी समझाता है और उनके लेखन के शिल्प को भी समझाता है। ये जो 10वां पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद भी करना है और कॉपी में लिखना है। तो ये हो गई कि इसमें जानकारी क्या है। अब है कि इस जानकारी की विशेषता क्या है। विशेषता ये है कि इसमें हिंदी के पाठ्यक्रम की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो आसान भाषा में और कम शब्दों में केवल एक पृष्ठ पर और एक नज़र में आपके सामने हैं। वन गो में आपके आगे पूरा पाठ्यक्रम है। ये इसकी विशेषता है कि आपको बार बार इधर उधर से कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। एक नज़र में आपके आगे आसान और कम शब्दों में पाठ्यक्रम प्रस्तुत है। अब है कि इससे अधिक फ़ायदा कैसे उठाया जाए। इसके लिए आपको एक तो सत्र की शुरुआत में ही, जैसे सेशन 2 है या जब भी सेशन शुरू होता है तो इसको अपनी कॉपी में लिख लेना है। कॉपी में आप शुरुआत में ही पाठ्यक्रम लिखते हैं, परीक्षा की अंक योजना लिखते हैं, तो ये भी आपको शुरुआत में ही लिख लेना चाहिए। ये लिखना है, बनाना है अपने हाथ से कॉपी में लिख करके, ठीक तरीके से बनाना है ताकि सभी पॉइंट अच्छे तरीके से आ जाएं। और दूसरा काम ये करना है कि घर में आप सामान्यतः जहाँ बैठकर पढ़ाई करते हैं या जो आपका स्टडी एरिया है, अगर किसी ने स्टडी एरिया नहीं बनाया हुआ है अपना, तो सभी बच्चों को अपना स्टडी एरिया बनाना चाहिए। उससे आपकी पढ़ाई में बहुत सहायता मिलती है। तो अपने स्टडी एरिया में इसका प्रिंट आप चिपका दीजिए और उसे नियमित तौर पर कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर पढ़ते रहेंगे, या जब भी समय मिले इसको पढ़ लेंगे तो बहुत कम मेहनत में आपको इसके पॉइंट याद हो जाएंगे। कक्षा की पढ़ाई के दौरान आपको ये सारी चीज़ें आपके टीचर समझाते ही हैं, तो और उनसे संबंधित ही ये पॉइंट है। समझे हुए को आप कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर अगर देखते रहेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे और आपके टिप्स पर आ जाएंगे। तो इससे होगा ये कि जो आप बना के लिखते हैं
वो बिल्कुल ही मतलब ऐसा नहीं होगा कि जिसकी कोई अच्छी गुणवत्ता ना हो। आप जो अपनी तरफ से सोच कर समझ के बना कर उत्तर लिखेंगे वो अच्छी गुणवत्ता के होंगे और उनकी दिशा सही होगी। तो ये है इसका महत्व और आप इससे किस तरीके से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। इसको नियमित रूप से पढ़ते रहिए। अब है कि ये आपको मिलेगी कैसे, यह एक लिंक के द्वारा आपको मिल जाएगी। तो आप इस तालिका को नोटबुक में बनाइए और इसके प्रिंट को या अपने नोटबुक में लिखे हुए का ही फ़ोटोकॉपी करके इसे अपने स्टडी एरिया में लगा दीजिए और कुछ कुछ अंतराल के बाद इसे पढ़ते रहिए। तो ये आपको हिंदी को समझने में भी बहुत मदद देगा और अच्छे अंक लाने में भी मदद करेगा, जिससे आपकी ओवरऑल परसेंटेज भी बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा आज की इस वीडियो का टॉपिक। धन्यवाद।